स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग नौकरी में। आज हम पढ़ते हैं भाइयों, शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी हैं, किसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है और किसको कब दिया गया था, ये आज हम जानेंगे। प्लीज़ भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे इसमें कहा गया है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की संबंधित परंपरा नींव आज़ादी के ठीक बाद पड़ी, क्योंकि संविधान में इनका कोई उल्लेखन नहीं है और ये अनुच्छेद 351 के तहत कुछ भारतीय भाषाओं को विशेष भाषा का दर्जा देने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 351 के तहत दिया जाता है और उसके ये है भारत की भाषा विविधता की पहचान और सम्मान करते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कुछ भारतीय भाषाएं प्राचीन साहित्य परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार शास्त्रीय भाषा का दर्जा देती है। अब ये किसको दिया जाएगा? इसमें कहा गया है कि भाषा जो है जो 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है ये है कि उसके प्राचीन ग्रंथ है, साहित्य ग्रंथ एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसे उस भाषा को बोलने वाली पीढ़ियां अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार करती हों, क्योंकि एक शुरू से जब 1500 से या 2000 पुरानी कोई भाषा होगी तो उसको मानने वाले भी होंगे, उसमें जो ग्रंथ हैं वो उनको भी मानते होंगे। और जो इनका और जो पॉइंट है ये कह रहे हैं, उस भाषा की अपनी मौलिक साहित्य परंपरा होनी चाहिए। कहने का मतलब अपनी होनी चाहिए, किसी अन्य भाषा से ली गई हो। साहित्य भाषा उसका साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न हो, इसलिए शास्त्रीय भाषा और उसके परवर्ती रूपों में विच्छिन्नता हो सकती है। अब ये हम जानते हैं कौन कौन सी भाषा हैं। सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया वो तमिल को दिया गया। ये तमिल जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। विश्व के विद्वानों ने संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के समान तमिल को भी अति प्राचीन तथा संपन्न भाषा माना है। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 अनुसूची भाषाओं में से एक है और भारत सरकार ने सन 2004 में इस भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया, क्योंकि सबसे पहली जो शास्त्रीय भाषा हुई वो तमिल हुई, वो भी सन 2004 में। दूसरे नंबर पर जो हुई वो हुई संस्कृत। यह हिंदी आर्यन भाषा है जो हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। संस्कृत भाषा की कई लिपियों में लिखी जाती रही है, लेकिन आधुनिक युग में देवनागरी लिपि के साथ इसका विशेष संबंध है। देवनागरी लिपि वास्तव में संस्कृत के लिए ही बनी है और इसलिए इसमें हर एक चिन्ह के लिए एक और केवल एक ही ध्वनि है। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 अनुसूची भाषाओं में से एक है। भारत सरकार ने सन 2005 में इस भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में, संस्कृत को कब दिया? सन 2005 में। तीसरी भाषा है तेलुगु। तेलुगु जो है ये भी द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में बोली जाती है। तेलुगु के 3 अन्य नाम प्रचलित हैं, तेलुगु और तेनुगु और ये आंध्र। यह भारत संविधान की 8वीं, क्योंकि शास्त्रीय भाषा को जो दर्जा मिलेगा वो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से एक होनी चाहिए। इसे सन 2008 में साहित्य भाषा का दर्जा दिया गया। अब जानते हैं चौथी भाषा कौन सी है। चौथी भाषा है कन्नड़। यह भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। कर्नाटक की राजभाषा भी है यह द्रविड़ भाषा परिवार में आती है पर इसमें संस्कृत के भी बहुत से शब्द हैं और ये 22वीं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची है, उन 22 भाषाओं में से एक है। सन 2008 में इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया। कन्नड़ को किया गया सन 2008 में। अब हम पढ़ते हैं मलयालम। 5वीं जो भाषा है मलयालम, यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 अनुसूची भाषाओं में से एक है। भारत सरकार ने सन 2013 में मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। छठी जो हमारी भाषा है वो है उड़ीसा। यह आधुनिक भारत आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इसकी लिपि का विकास भी नागरी लिपि के समान ही ब्राह्मण लिपि से हुआ है। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है। यह सन 2014 में इसको शास्त्रीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो ये भाई 6 भाषा हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे छोटे छोटे टॉपिकों पर वीडियो आप अगर देखना पसंद करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
थैंक यू भाई।